दोस्तों नमस्कार। 4 जून है, 4 जून 2021 और मैं खड़ा हूँ राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, यानी कि राजस्थान विद्यापीठ की जहाँ हम बात करें, हालांकि इनका इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। मेरा जहाँ तक मामला है कि आज़ादी से पहले ये इनकी शुरुआत इनके संस्थापक जनार्दन जी राय उन्होंने शुरू की थी। जैसा कि मुझे कई लोगों से पता भी चला है कि उस ज़माने में 3 रुपये से ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था मामला। हालांकि मैं बातचीत तो सारी हमारे एस सारंगदेव साहब से करूँगा। उनका इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक यहीं के श्रीमान भगवती लाल जी सोनी है और एक और इसी संस्था से जुड़े हुए घनश्याम जी भिंडर है। भाई साहब पास में तो आ जाओ, फ़ोटो तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये तो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जब संस्थापक के हेड होते हैं सारी बातें मीडिया में तो वही करते हैं। बट ये सभी घनश्याम जी मेरे मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। हम सब लेक सिटी प्रेस क्लब के भी हैं। घनश्याम सिंह जी भिंडर, भगवती लाल जी यहाँ लेखाधिकारी हो आप, तो कुछ प्रश्न तो पूछ सकता हूँ साहब? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए साहब, लगभग ये संस्थान कितना पुराना है, इसका पूरा परिचय? 1937 से ये संस्था की स्थापना हुई थी। हमारे मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर जी इनके संस्थापक थे। इनके साथ और 3 साहित्यकार और जुड़े थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका संचालन किया था। तो दूरदृष्टि रखते हुए इन्होंने विभिन्न आयाम सेट किए और उन्हीं को आज हम वर्तमान परिदृश्य में भी साकार होते हुए देख रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें अभी भी जो इन्होंने बताई वो अब साकार होनी है। अच्छा, एक जानकारी और चाहूँगा घनश्याम जी साहब, क्योंकि वर्तमान में एस सारंगदेव साहब, शिव सिंह जी सारंग, क्योंकि सारंगदेव साहब का अपना आप में इस शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम है, तो उनको तो कर्नल की उपाधि भी मिली हुई है। तो आप उनके बारे में बताइए नहीं कब सारंगदेव के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कारण कि हमें मालूम है कि हमारे एस सारंगदेव साहब से ही मैं बात करूंगा। उनको भारत सरकार ने कर्नल की उपाधि भी दी हुई है। ये हमारे मेवाड़ के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। आइए कुछ ही समय बाद सारंगदेव साहब आएंगे, तब हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। अभी 2021 चल रहा है, कोरोना लगभग चल ही रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ आ रहा है, हम सब लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूँ, कुछ ही समय 2 सेकंड बाद बात करूँगा हमारे एस सारंगदेव साहब से। हम सभी लोग जानते हैं कि उदयपुर शहर के तो कई लोग कि जनार्दन राय नागर जो एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और आज़ादी से पहले उसकी स्थापना हो चुकी है। ये विस्तृत इसकी जानकारी तो ऐसे सारंगदेव साहब बताएंगे। और रही बात सारंगदेव साहब की, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी जानकारी देंगे। इनके साथ कई सारे इनके प्रोफेसर भी आज समय निकाल के बैठे हुए हैं। और मुझे भी मेरे न्यूज़ चैनल को सारंगदेव साहब, हम सब लोग जानते हैं कि सारंगदेव साहब को भारत सरकार ने कर्नल की उपाधि भी दे रखी है। ये हमारे उदयपुर शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सारंगदेव साहब, आपको प्रणाम, जय हिंद। क्योंकि लगभग आपको भी वीसी बने हुए लगभग 9 साल हो गए हैं और आपके द्वारा इस संस्था में बढ़िया से बढ़िया नए नए आयाम, नए नए जिसको आप कहते हैं कि भाई ये इस तरह का कॉलेज है, वो आप सारी बताएंगे। कुल मिलाकर बहुत आगे बढ़ रहा है निरंतर। तो अब मैं आपसे चाहूँगा भी साहब कि आपके इस 9 वर्ष के कार्यकाल में, जब आप यहाँ वीसी कुलपति बन गए हैं, उसका 9 वर्ष का कार्यकाल के बारे में बतावें। क्योंकि प्रोग्रेस तो बहुत की, क्योंकि आप लोग कई सारे बड़े बड़े अखबारों में अपने कॉलम लिखते हैं, बहुत सी हम रोज़ डेली खबरें पढ़ते हैं, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार है उसमें भी आपके कॉलम न्यूज़ें आती है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि एक सरल हृदय के सारंगदेव साहब, ऐसा नहीं लगता उदयपुर वालों को या किसी को भी कि यार ये इतनी बड़ी पोस्ट पे इतने बड़े कुलपति, लेकिन बिल्कुल सरल है सर। तो आपकी सरलता को सबसे पहले प्रणाम। तो भाई साहब,
और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही साधुवाद देता हूँ और उदयपुर की इस शहर की जनता आपको बहुत ही पसंद करती हैं। आप खुद एक बहुत ही सरल सरहृदय और बहुत ही एक ऐसी पूरे अपनी इस उदयपुर के घटनाक्रम को आप कवरेज करते हैं जिसे हमें बड़ी इंतज़ार रहता है। और निश्चय ही आज आपका हमारा पधारना हमारे विश्वविद्यालय में हुआ है। और विश्वविद्यालय जैसा कि आप और हमसे भी जानते हैं कि आज़ादी से 10 साल पहले 1937 में 21 अगस्त 1937 को हमारे कीर्तिशेष मनीषी पंडित जनार्दन नागर साहब, जिसको हम जनू भाई के नाम से जानते हैं प्यार से, उन्होंने स्थापित किया था। और वो एक ऐसा कि उस समय में आज़ादी से 10 साल पहले जैसे उस समय ऐसा एक वातावरण था निराशा का, और जिससे अंग्रेज़ों का शासन था और देश आज़ादी को आज प्राप्त करे, कल प्राप्त करे, लेकिन बड़े चैलेंजेस थे। प्रजामंडल का जिस तरह से उनका सक्रिय योगदान था, तत्कालीन महाराणा द्वारा उनको बनारस भेजना, बनारस से शिक्षा प्राप्त करना। और जब उनसे पूछा गया कि आप हमारे यही दरबार में काम करें, तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं काम करने के लिए नहीं हूँ, मैं ये दक्षिण अंचल की जनता को शिक्षित करने के लिए, आपका शिक्षित करके वंचितों को मुख्य धारा में ला के फिर आपके इस कर्ज उतारना चाहता हूँ। तो महाराणा उस बहुत ही खुश हुए थे और उसी क्रम में उनको पूरी जो भी जिससे इस एजुकेशन के लिए ज़मीन जायदाद सब प्रोवाइड करी। और आज जो हम एक विशाल वटवृक्ष देख रहे हैं, 1937 से 50 साल की उनकी यात्रा थी। 1997 में 12 जनवरी 1987 को वो जो छोटी सी संस्थान थी वो विश्वविद्यालय बना। फिर 2004 में हम सभी ने, क्योंकि हमारा एक सनातन धर्म है, मूल्य है कि हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके देवलोक होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने इस राजस्थान विद्यापीठ को जनू भाई के नाम से नामकरण किया। और 2004 के बाद निरंतर ये विश्वविद्यालय जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के रूप में चल रहा है। जहाँ तक मेरा कुलपति रूप में कार्यकाल की बात करें तो जून 2 को 2012 को मैंने एज ए कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि उस टाइम टंडन कमेटी ने हमारे इस विश्वविद्यालय को डिबार कर चुके थे, एक तरह से इसकी मान्यता समाप्त कर दी थी। एक अलग सा वातावरण था, बहुत से लोग इस विश्वविद्यालय को छोड़ के जाने की चेष्टा कर रहे थे, भाई अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कंधे से कंधे मिला के एक सहयोग दिया। सबसे पहले उन्होंने मेरा जो मॉरल था उसको बूस्ट किया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी एक आपके साथ हैं। और आप देखिए कि उत्तरोत्तर ऐसी प्रगति हम करते गए कि 2014 में यूजीसी में मेरा 9 जुलाई 2014 को प्रेजेंटेशन हुआ था टंडन कमेटी को चैलेंज के रूप में कि आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है। और जो 2-2.5 साल में हमने जो काम किया था उनका पूरा कंपैरिजन को समझा हमने, और उसी का फल था कि टंडन कमेटी से हम एक टंडन कमेटी से हम जो हमारी मान्यता को खतरा था उससे हम बाहर आ गए। उसके बाद हमारा चैलेंज था कि इस विश्वविद्यालय की जो टीचिंग और रिसर्च की जो क्वालिटी है उस पर हमें थोड़ा फोकस करना था, उसको फोकस किया। फिर हमारे सामने था कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जो हमारे, आप सभी जानते हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो केसेस चल रहे थे उनको भी हमने फेस किया। हम जो हमारी गुणवत्ता के आधार पर हमने अपने आप को प्रस्तुत किया। और निश्चय ही इसका श्रेय मैं सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा। मैंने अभी तक कोई ऐसा कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं किया, उन्हीं लोगों में जो पहले थे वही लोग थे, उन्हीं साथियों के साथ हमने नेक का असेसमेंट करवाया। नेक में हम पहली बार B++ आए, लेकिन हमारा उत्साह और ऊर्जा इतनी थी कि हम ए से नीचे अपने आप को मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा काम बोल रहा था। तो हमने उसको चैलेंज किया, अपील में गए, वापस नेक आई टीम, हम A ग्रेड आए। उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज थी कि हमारे जो कोर्सेज थे, जो 1987 में जो कोर्सेज थे, उसके बाद एक भी कोर्स जो हमने बाद में जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए थे वो यूजीसी की बिना परमिशन से शुरू किए थे, तो उसकी मान्यता नहीं थी। तो ये बार बार इश्यू सामने आता था कि आपके कोर्सेज इस तरह से
यूजीसी से अप्रूव नहीं है, क्योंकि शुरू में हमें बहुत सी ऐसी हमें प्रोविज़न दे रखे थे, हमें ऐसी छूट दे रखी थी कि कोई भी डीम टू बी विश्वविद्यालय होता है अपने कोर्सेज शुरू कर सकता है। लेकिन बाद में मोस्टली 2000 के आसपास से ऐसे डायरेक्शन शुरू हो गया यूजीसी से कि आपको कोई भी कोर्स शुरू करें लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो उसके तहत हमारे मतलब 5 कोर्सेज को छोड़ के कॉमर्स, आर्ट्स, साहित्य संस्थान में कोई कोर्सेज नहीं चलता, रिसर्च का काम होता। उसके बाद हमारा MSW और डबोक और बीएड का, इसको छोड़ के सभी कोर्सेज हमारे मान्यता प्राप्त नहीं से। एक सबसे बड़ा जो हमारा एक मैं कह सकता हूँ कि वह लास्ट जो मेरा जो 5 साल का जो टर्नओवर था, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि मूलक रही वो रही कि सभी आज भी हमारे राजस्थान विद्यापीठ में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी मान्यता प्राप्त हैं यूजीसी से। तो ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए और यहाँ सभी इस अंचल की जनता के लिए भी, यहाँ के छात्रों के लिए बहुत ही सुखद विषय है। दोस्तों, जैसा कि आप कुलपति SS सारंगदेव साहब से बात कर रहे हैं, मैं पहले ही परिचय दे चुका हूं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आदरणीय साहब, क्योंकि लगभग 9-10 साल तो आपको उस कुलपति की पोस्ट पे हो गए। भविष्य में नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है ऐसे जो हमारे मेवाड़ में और कुछ बेनिफिट हो या अपने उदयपुर संभाग में? ऐसा कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा यूनि रैंक एक पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक रैंकिंग सिस्टम है। उसमें हमारा जो विश्वविद्यालय है उदयपुर डिवीज़न में फर्स्ट है। राजस्थान में 70 विश्वविद्यालय हैं, उसमें से हमारा 7वां स्थान है। और जहाँ हम पूरे राष्ट्र के, भारत के विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो करीब 1000 विश्वविद्यालय हैं मेरे ख्याल से, उसमें हमारा 142 है। और अगर पूरे विश्व के विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 29,500 विश्वविद्यालय हैं। तो जो टॉप के 16% विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारा विश्वविद्यालय शुमार है। तो ये एक बहुत ही उपलब्धि मूलक है कि हम जो अच्छा उनका अपना जो असेसमेंट होता है वो पूरा एक हमें किसी को पता नहीं होता है। वो अलग अलग जगहों से हमारा डेटा लेते हैं, यूजीसी से लेते हैं, वहाँ जिनेक में हमारी AICT में जहाँ जहाँ हमारे डेटा है वहाँ से लेते हैं। फिर हमारे कुछ वो बहुत ही साइलेंटली अपना एक पेपर जो उनका किसी को पेपर में कितना वेटेज मिल रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा उपलब्धि मूलक विषय रहा है कि हम रैंक में एक अच्छी, तो उससे हम क्या है अपने आप को मोटिवेट हुए। अब हमारा ये है कि जो आजकल बात चलती है कि भाई देश के सर्वोच्च जो विश्व के टॉप 200 में हमारे भारत से कोई नहीं है। तो हम तो फिलहाल हमारा टारगेट, हम पूरे के सच्चाई धरातल को देखते हुए चलते हैं। तो हमारा तो ये है कि हमारे जो 128 डीम टू बी विश्वविद्यालय हैं हम उसमें फर्स्ट 10 में आने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट ये है, हम जब पहला अपने आप में स्थापित करें फिर हम विश्व और राष्ट्र लेवल की बात करेंगे। तो अभी 4 कैटेगरी विश्वविद्यालय के हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर स्टेट में है। उसके बाद डीम टू बी विश्वविद्यालय हैं, वो करीब 128 हैं। और उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उसके बाद प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। ऐसे मिला के करीब 1000 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। तो 1000 में हम चाहेंगे फर्स्ट 100 में आए। और इधर हम ये चाहेंगे कि जो हमारी बिरादरी जो एक डीम टू विश्वविद्यालय की है, 128 विश्वविद्यालय की है, उसमें हम फर्स्ट 10 में आए। तो ये हमारा पहला सबसे बड़ा इशू रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है हम रैंकिंग और सब चीज़ें अपनी जगह हैं, और चीज़ें ये जो आपकी जो सफलता होती हैं या आपको जो शोहरत मिलती है किसी विश्वविद्यालय को, किसी व्यक्ति को, तो वो अपना आप मिलती हैं। आपको अपने कर्मों पे अपनी एक रोड मैप होना चाहिए, आपका एक पूरा एकेडमिक शेड्यूल होना चाहिए। मेरा अभी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वापस मुझे पुनः नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे कुलाधिपति और कुलपतियों को आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे एक नए चैलेंज मिले हैं कि क्योंकि मेरी जो जीवन की शुरुआत है मैंने इस विश्वविद्यालय से करी है। तो इससे कुछ प्लस पॉइंट भी हैं कि मैं एक एक कार्यकर्ता को 1 to 1 जानता हूँ, यहाँ की रीति नीति को जानता हूँ, इस विश्वविद्यालय में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, हमें उनको कैसे दूर करना है। आगे अब हम जो अगर ग्लोबली जो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें कैसे आगे बढ़ना है।
तो सबसे बड़ी बात है कि आज विश्वविद्यालय को अभी नई शिक्षा नीति 2020 आ गई हैं और मोस्टली ये कोविड की वजह से डिले हुआ, रही मेरे ख्याल से बहुत जल्दी 23-24 में लागू भी हो जाएगी। तो नई शिक्षा नीति में हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब एक हमने कुछ 3-4-5 विषयों तक सीमित नहीं रहे। हमारे मेडिकल को छोड़ के हम सभी तरह के कोर्सेज यहाँ चला रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में प्रमुख घटक हैं कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनना पड़ेगा, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी आपको कोर्सेज शुरू करना पड़ेगा। तो वो कोर्सेज भी हमारे पास हैं। हमें फोकस करना है कि हमारे जो एक क्वालिटी एजुकेशन होनी, टीचिंग होनी चाहिए। हमारे जो नेक्स्ट जो भी हम रिक्रूटमेंट करें उसको भी ध्यान रखें कि हमारे बिल्कुल एक क्वालिटी वाइज टीचर होने चाहिए। आप पूरे सभी विश्वविद्यालय में प्रॉब्लम है कि जब तक आप कितने भी संसाधन, कितनी अच्छी बिल्डिंग बना लें, लेकिन आपके पास टीचर अच्छे नहीं हैं तो मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा टीचर होना चाहिए। टीचर के बाद हमें हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे एक ये अलग क्षेत्र का एक पिछड़ा अंचल है। यहाँ सभी तरह से आप उदयपुर आप देखें कि जब शहर की बात करते हैं तो एशिया की बेस्ट सिटी मानी जाती हैं, लेकिन आप तो बहुत ही घूमते फिरते हैं, देखते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो एक अलग तस्वीर नज़र आएगी। आदिवासियों की देखिए वहाँ हमें भूखे नंगे नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे में वहाँ का जो प्रोडक्ट है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाएँ, उनको किस तरह से हम इस तरह से बूस्टअप करें, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ, उनको जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं उनको हमारी जो भी अपडेट जो टेक्नोलॉजी से युक्त जो तकनीकी टीचिंग प्रोसेस हैं, अभी हम देख रहे हैं कोविड में हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं टीचिंग। हमारी कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम जो सोच रहे हैं वैसी टीचिंग हम कर रहे हैं, टीचर सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंस हैं वो बहुत ही कम रहती है। उसके अपने रीज़न है। आज लोगों को बड़ी 10 तरह की दूसरी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे में एक स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन रखना, उससे उसको जुड़ना, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं। खैर वो अपने इश्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय क्या है कि सभी तरह के जो हमारे जो आदिवासी में जो एक कह सकते हैं कि जो वीकर सेक्शन है, जो हमारे जुनूबे का सपना था कि जो वंचित लोग हैं उनको आप, जिसको हम मार्जिनलाइज पीपल बोलते हैं, जो एक बैकवर्ड लोग हैं, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाएं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप अच्छों को अच्छे बनाएं, जो अभी वंचित हैं, जो कुछ नहीं कर पाए, उनको लाके कुछ दुनिया बताएं। ये हमारा इस विश्वविद्यालय का मोटो है। और झन्नू भाई का जो सपना था कि एक दिन ये विश्वविद्यालय हर तरह से, उनका यह था कि वो गांधीयन थॉट और मॉडर्न दोनों को मिक्स लेके चलते थे। उनका यह था कि भाई हमें हमारे जो गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा है उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन यदि कोई नवाचार होते हैं, नए नए प्रयोग होते हैं, नए नए इनोवेटिव जो मैथोलॉजी आती है, उसको भी हम स्वीकार करें। तो उन्हीं के सपनों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा बेस्ट कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। हमारे पास अच्छी एक एग्रीकल्चर, जो कि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब कहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना की जाए, तो दोगुना कैसे होगी? उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, उनको खेती करने के तरीके बताए जाएंगे। तो हमारे डबोक में हमने एक बहुत ही लेटेस्ट, जैसे कह सकते मॉडर्न एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, जो पूरा ये 4-5-7 जो तहसील हैं उसके लिए बहुत ही, हम किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर से ये काम चल रहा है। इसके साथ ही हमारा, क्योंकि एलोपैथी की दवाओं के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो हमने होम्योपैथी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, 25 साल से वो चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम हमारी एक्सरसाइज और हम अपनी फिज़िकल फिटनेस, हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। इनके बाद ही अब हमारे रिसेंटली इन आयुर्वेद का हमें परमिशन मिल गई है। अभी हम 110 बेड का एक हॉस्पिटल हमने तैयार कर लिया है, जो बहुत ही जल्दी हम, मैं ये शब्द कहते हैं, मुझे मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि राष्ट्र को समर्पित करेंगे कोविड के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने ऐसी करी कि हमारी पुरानी जो है उनको भी ध्यान में रखा है, जो पुराना हमारी मेथोडोलॉजी है, लेकिन साथ साथ में देश दुनिया किस दिशा में जा रही है, तो उसको भी हमने पूरा ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ को इस तरह से जोड़ा कि आज हमारा एक एक कार्यकर्ता गौरवित या अपने आप को गौरव की अनुभूति कर सकता है कि हम स्पीड के साथ, लेकिन बहुत ही सतत विकास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, स्थिरता के साथ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जो हमारी जो स्थिरता कार्यकर्ताओं ने दी है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे मोटे ऐसे कुछ काम और बाकी हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है जैसा एक बहुत ही सुचारू रूप से विश्वविद्यालय चलता है उस कंडीशन में आज हम आ गए हैं। नो डाउट इसमें बहुत बड़ा नाम है सर राजस्थान विद्यापीठ का और विशेषकर आपका। मैं एक नई जानकारी और पूछना चाहता हूँ साहब कि जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कई बातें करते हैं आपस में कि यार सेना तो हो या नागरिक हो तो इजराइल जैसे, इजराइल का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर हर एक नागरिक शादी से पहले उसको चाहे लड़की हो या लड़का हो उसको सेना में जाना पड़ता। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय सेना ने आपको भी कर्नल की उपाधि दे रखी है और आप इससे जुड़े हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते हो या ऐसा क्या सोचते हैं क्या कि जैसे कि लोग हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि यार हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को क्यों नहीं एनसीसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या ऐसा इस देश में होना चाहिए क्या? आपने अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 15 दिन पहले न्यूज़ में था कि एनसीसी को हमारे 2 यूनिट एनसीसी हैं, जिससे महिलाओं की भी एनसीसी है और पुरुष दोनों मेल फीमेल दोनों की है। आज अभी रिसेंटली एक नई कंसेप्ट निकला है कि एनसीसी को केवल परेड करा के उसको फिजिकल फिटनेस तक की तैयार नहीं करना है, कुछ ऐसे कोर्स कंटेंट्स भी रखे हैं जिसमें उनके बाकायदा पेपर होंगे, उसकी परीक्षा होगी, उसमें किस तरह से सिक्योरिटी पे आपको काम करना है, किस तरह से जो कंप्यूटर में जो कुछ अपराध करते हैं उसको ध्यान रखना है। तो एनसीसी में भी हम पूरा एक जो प्रोफेशनली जो एक बनाते हैं अपन कैडेट, वैसा कैडेट हम तैयार कर रहे हैं और उनको निश्चय ही किसी फौज में या किसी भी पुलिस में या किसी भी ऐसे सिक्योरिटी में जाने की उनको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। उनको प्रमोशन में अपना स्थान भी मिलेगा, महत्व मिलेगा उसको। जहाँ तक हम इज़राइल से कंपेयर करते हैं, इज़राइल में देखो आप ऐसा होता है कि हर एक देश का अपना सिस्टम होता है, अपनी सभ्यता संस्कृति होती है। आज भारत विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति में से एक है। विश्व की अनेक संस्कृतियाँ आई और गई और भूल गए लोग, लेकिन भारत आज भी जिंदा है। हमारा कितनी आक्रांता आया और किस तरह से देश कितनी बार हज़ारों बार इसको तहस नहस किया, लेकिन फिर खड़ा होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो संस्कृति बहुत मजबूत है। लेकिन हर समय ये कुछ ऐसा भी दौर आता है कि जिसमें राष्ट्रवाद की कमी होती है। कुछ ऐसा फेज़ होता है जीवन में, हर इंसान के भी होता है, राष्ट्र में होता है। तो वो क्या है कि मुझे लगता है कहीं न कहीं मूल्यों में ज़रूर कमी आई है, तो हम उनको मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की बात है। इज़राइल में आप देखें कि वहाँ पूरा सिस्टम ऐसा है कि वहाँ आए दिन अटैक होते हैं। उनका पूरे हर घर में बंकर होते हैं। उनको सेकंड मिलते हैं जब कोई काम करते हैं, उनको साइन बजाता है कि अब आपको मतलब उसमें से जाना, सुरक्षित स्थान में जाना है, तो हर जगह कहीं भी घुस के चले जाते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद वापस आ जाते हैं। तो उनको पता है कि आज उनके वहाँ आए दिन बमबारी हो रही है, अच्छी अच्छी इमारतें तहस नहस हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ उनके पूरे मैप्स हैं और उन नक्शों के आधार पे जब शांति होती वापस वैसा का वैसा तैयार करते हैं। आज हमारे सामने देखो आप, हमारे पूरा उदयपुर शहर का नक्शा देखें आप, इसमें बहुत रुचि भी रखते हैं, मेरे ख्याल से इस पॉइंट को थोड़ा फोकस भी करें कि हमारी जो विरासतें हैं, हमारा शहर कोट लें, हमारे दरवाजे लें, हम उनको क्या है कि सुंदरता के आर्ट का लेके उनको तहस नहस कर रहे हैं, जबकि वो नहीं होना। आप उसका जो प्राचीन स्वरूप है वो वैसा वैसा होना चाहिए। और यूँ देखे जाए तो आज हमारा जो भारत का जो प्राचीन स्वरूप है यूँ, वो ये सनातन मूल्य हमारे इतने सुदृढ़ है, हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है कि उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करें तो अपने आप ही क्या होगा कि हमारे यहाँ की जनरेशन जिसकी हम थोड़ा सा चिंतित हैं, उसमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी। आज हमारे यहाँ तो पूरा आप देखें कि, और स्पेशली मेवाड़, महाराणा प्रताप के धरती रहे हैं। यहाँ कर्नल टॉड ने जो इतिहास लिखा तो बड़ा वो रोमांचित हो गया था। उसने कहा कि मैंने ऐसे बावड़े लोग हैं देखे हैं कि हर आदमी लड़ने को उतार हुए, मरने को तैयार है, और यहाँ कण कण में थर्मोपोल, या मतलब आप 10 मीटर पे जाएंगे तो उसकी थर्मोपोल मिल जाएगी, मतलब युद्ध का रण क्षेत्र मिल जाएगा, कहानी मिल जाएगा, यहाँ ये युद्ध हुआ, वहाँ ये युद्ध हुआ। तो ऐसी धरती पे हमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मूल्यों को उनको प्रसारित करने की ज़रूरत है। तो वो काम हमारे पुनः हमारे पे आता है कि ये काम हमारी शिक्षा से संबंधित, हम शिक्षक लोग ही, हमारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की ड्यूटी है कि हमारे जो मूल्य हैं उनको हमारी जो आने वाली पीढ़ी में
पुनर्स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो नींव व मजबूती है वो शिक्षक में है। यदि वहाँ का शिक्षक कमज़ोर है तो देश, वहाँ छात्र भी कमज़ोर होगा और देश भी कमज़ोर होगा और पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए, यदि किसी देश को तबाह करना है तो वहाँ की शिक्षा नीति को, वहाँ की शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दो, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत ही तरकीब से उसकी कर दो तो वो देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमें आज पुनः हमारे मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है और ये काम हम सब विश्वविद्यालय करेंगे। दोस्तों, आज सारंगदेव साहब ने बहुत अच्छा समय दिया और बहुत बढ़िया जानकारी भी दी। जैसा कि जो कई सारे अच्छे उदयपुर को या शायद जनता को एक बेनिफिट मिलेगा। जब एक सवाल मैं यूं ही पूछ लूँ मेरी जानकारी के लिए कि हिंदुस्तान में जैसे कि वो कहते हैं ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी इन विश्व का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नालंदा में, बिहार में कहीं थी, तो इसका मतलब ये शिक्षा का काम हिंदुस्तान में लगभग कब से हो रहा होगा? कुछ ऐसा कोई? देखो, अब ऐसा है कि ये करीब 5000 वर्षों से आप कह सकते हैं, जब से हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता, जिस मोहनजोदड़ो हड़प्पा बहुत ही पुरानी सभ्यता और बहुत ही परीक्षित सभ्यता मानी जाती है। बहुत ही सिविलाइज्ड सिस्टम वहाँ था। वहाँ का ड्रेनेज देखें आप, किस तरह से नाले बनते थे, किस तरह से मकान बनते थे, किस तरह से उनको हवा क्रॉसिंग का सब चीज़ रहती थी। तो भारत में, और वहीं जैसे देखो आप, कोई भी कॉलोनी या शहर कब शिक्षित होगा, कब अच्छा होगा कि जब वहाँ बहुत सी शिक्षा होगी। तो यहाँ 5000 से, यूँ तो हज़ारों साल से पहले के, लेकिन 5000 साल से तो हमें सबूत मिलते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ही मजबूत और हमारे जो सिस्टम है बहुत ही मजबूत हैं। आज नई शिक्षा नीति में जो 2020 ने अभी लागू करी, उसमें ये चीज़ वापस आ रही है कि हमारे एक बहुत बड़ा घटक इसमें डाला है। और ये नई शिक्षा नीति अगर वास्तव में हम शिक्षक लोग इसको इम्प्लीमेंट पार्ट मजबूती के साथ करते हैं तो ये आने वाली जनरेशन के लिए एक कल्प वृक्ष होगी, एक अमृत होगा। क्योंकि उसमें ये बात कही गई है कि आप भारतीय जो ज्ञान है, जो हमारे 8 ग्रंथ हैं, उन सभी को आप फोकस करो। अभी भी हमारे में इतना ज्ञान है, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे जो ये वेद, ये सभी ऐसे पड़े हुए हैं कि उनकी स्टडी करनी, निरंतर स्टडी करते रहो, हर बार स्टडी करें, नई चीज़ मिलेगी आपको। और उस चीज़ को वापस आप, हम इस संसार के, हमारे जो पाश्चात्य देश है, हमारे जो पश्चिमी संस्कृति वाले देश हैं, बल्कि हम किसी वो नहीं, हम तो पूरा ग्लोबली बात करते हैं, वर्ल्ड के सामने रखें। भारत ऐसा है, आज से इतने साल पहले भी ये चीज़ें हमारे पास। देखो आपकी, आज हम देख रहे हैं कि इजराइल में मिसाइलें कर रहे हैं, वो मिसाइल वो आने से पहले इजराइल उसको ख़त्म कर रहा है, उसको डाइल्यूट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, वो विस्फोट ही नहीं कर पा रही है। हमारे हम, आप देखिए, आप रामायण काल की बात देखिए, महाभारत में देखिए, तीर जाते थे उसको वहीं ख़त्म कर देते थे, है ना। तो हमारे ये सब ज्ञान हमारे पास हैं। तो आवश्यकता इस बात की आज भी कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी शिक्षा का जो सेंटर है वो थोड़ा आगे निकले और इस ज्ञान को एक सिस्टमेटिक अध्ययन करके लोगों के सामने रखें। अब हम देखते हैं हमारा सब जो ज्ञान था वो तो सब लोगों ने यूज़ कर लिया, ऐसी बात नहीं। भारत में तो ज्ञान का अथाह भंडार है। आवश्यकता इस बात की कि हम उस ज्ञान को किस तरह से अभी भी वापस खोद कर निकालें और जनता के सामने, इस दुनिया के सामने परोसें। और हमारी जो एक संस्कृति है उसको बताएंगे नहीं, आप इस संस्कृति को पढ़ने के लिए भी तो आपको हज़ारों और जन्म लेने पड़ेंगे। और वास्तविकता है, ये मैं कोई कहने के हिसाब से या अपनी बात को ज़्यादा वो करने के लिए हमारी भारतीय सभ्यता को वो एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, ये तो है, ये तो शाश्वत है। मैं नहीं कहूँगा क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़े कहने से, लेकिन समझने की ज़रूरत है। अब समय आ गया कि अब हमारी चीज़ को हम ज़्यादा उसको मार्केटिंग करें, तो वो करने की ज़रूरत है। यूं ही प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपने तक कहा बहुत सरलता से कि व्यक्ति को वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, चाहे पहली से लेकर कॉलेज तक भी जाते हैं, तो उसमें तो कोई वेद के बारे में कोई न तो कोई प्रश्न होते हैं, न कोई किताबें होती है, तो फिर वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर हम पूरे संस्कृति का, वेद का, ये तो क्योंकि भारत सरकार ने कहीं भी इस तरह के राइट्स दिए ही नहीं हुए किसी कॉलेज को या किसी स्कूल को। यहाँ तक कि हम सब लोग जानते हैं कई सारे कि भाई कौन मान था कौन मान नहीं था, तो वो भी किताबों में कभी महाराणा प्रताप का कभी तो ये शिक्षा विभाग पाठ हटा देता है, कभी वापस रख लेता है। तो क्या ऐसी ठोस रणनीति तो
ऐसा नहीं लगता? हालांकि अब लोगों में कुछ जागृति है। मैं मेरा अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो क्या ऐसी जब अपन बात तो कर रहे हैं कि वहाँ जाते हैं कि भाई गीता के ऊपर हाथ रखो, अब गीता आदमी कहाँ कौन पढ़ाएगा, कैसे समझ में आएगी? देखिए आपके आज हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे फादर की बात करूँ, मैं मेरे फादर की बात करूँ, तो वो लोग क्या है कि कुछ ज्ञान तो अपनी क्या है कि एक जॉइंट परिवार हुआ करता था। आपके अंकल क्या बात कर रहे हैं, आपके ताऊ क्या बात कर रहे हैं, आपके दादा क्या बात कर रहे हैं, आपकी हमारे जो नुक्कड़ कहते हैं या जिस पे हम चौराहे कहते हैं, वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हम हमारा बचपन देखे हैं, तो हम क्या, हमारा सिस्टम क्या था कि सुबह अपना काम के स्कूल से आए, उसके बाद हम क्या शाम को कहीं जगह बैठते थे, चौराहे पे बैठते थे, वहाँ बड़े बुजुर्ग अलग अलग, बच्चों की अलग होती थी, वो अलग होती थी। वहाँ चाहे अनचाहे में वो क्या है कि चर्चा करते थे कि वेदों में ऐसा होता था, कृष्ण ने ऐसा किया था, महाभारत रामायण में ऐसा होता था। तो वहाँ हमारी की कोर्स कंटेंट्स में कहीं नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ें हमारी पूर्वजों के, हमारे जो आसपास का वातावरण से हम सीख गए, और वो ज्ञान वहाँ का नहीं। आप रामायण राम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे थे, तो हमें वैसा बनना चाहिए। आज क्या है कि आप देख रहे हो कि हमारे पास मोबाइल है, हम जो आप मेरे से मिलने आए थोड़ी देर, आप तो मैं अपने उसमें मतलब आप लोगों की जो एक मिनिमम कर्टसी होती है, कोई उससे पहले हम फोकस देके बात करें, वो ख़त्म है। मैं अपने मोबाइल में देख के मैसेज देख लूँगा, ज़्यादा मैं हुई तो एक ऐसी प्रकट करने लेकर देख के, अरे सॉरी मुझे थोड़ा सा मैसेज देखना, वो बाद में देख सकते हैं। आपके पास इतना सोर्सेस हो गए हैं कि जिसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं हो। आपको भी ये समझदारी या हमारी जनरेशन को, हम सबको अपनानी है कि हमें मोबाइल से कितना टाइम देना है, हमें टीवी पे कितना टाइम देना है, और हमें वास्तव में जहाँ से ज्ञान लेना है उसमें कितना टाइम देना है। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति, मैंने पूरी इसको 1000 पृष्ठ का एक पूरा डॉक्यूमेंट उसको पढ़ा मैंने, उसमें यह है कि ये सभी चीज़ें जो हमारे वेदों के, उसमें है कि आप इसमें कंटेंट डालो और हमारे भारतीय ज्ञान को पढ़ाओ। तो ये बहुत ही सुखद विषय है कि अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ये चीज़ें, क्योंकि हम देख लिया कि हमारा क्या है कि अब न तो हमारे पास, अब आज कोई चौराहे में जाके कोई बैठने वाले नहीं है, वहाँ को न ऐसे लोग हैं जिनकी नॉलेज है कि वो इसी बातें करें, उनको ढूंढना मुश्किल है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें हमारी जो कोर्सेज में डाले जाएंगे, वहाँ हमारे जो हमारे राष्ट्रीय हीरो रहे हुए हैं, हमारे जो पुरातन समय में जो शाश्वत मूल्यों की बातें हैं, वो बातें उसमें डाली जाएगी। और इसमें शिक्षा नीति में ये कहा गया कि कम से कम उसमें ऐसा करो कि 20% पार्ट ये डालो आप, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा जो मूल्यह्रास हुआ है हमारी जनरेशन में, कम से कम वापस आएगा। और ये देखो, इसके सब की जो नई शिक्षा नीति मोस्टली 22 या 23-24 से तो डेफिनेट लागू होगी, और इसके जो परिणाम आने शुरू होंगे 2040 के बाद। ये पूरा फुल फ्लैश लागू होने में 240 तक ही जाएगा, और 240 के बाद आप देखना, निश्चय हम आप सभी रहेंगे, देखेंगे कि वास्तव में जो जनरेशन आएगी वो एक बहुत ही अद्भुत जनरेशन होगी। और हमारी जनरेशन आज भी देखिए आप, कैसे भी हमारे सिस्टम में कमज़ोरी हैं, लेकिन यही जो भारतीय जब बाहर जाते हैं तो अपनी छाप छोड़ते हैं, चाहे वो आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या हम स्पेस पे तो हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो भारत की अपनी एक, भारतीयों की है, लेकिन हम वही है कि एक समय होता है हर चीज़ का, कभी कभी जैसे फेज होता, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो जो उतार का चढ़ा समय था वो निकल चुका, अब चढ़ाव का है, तो हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। और इसका श्रेय हमारे सभी विश्वविद्यालय को जाएगा, और विश्वविद्यालय को ये सब बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो नई शिक्षा नीति है, यदि हम किसी चीज़ की क्रिटिसाइज़ करें तो बहुत आसान है, लेकिन इस शिक्षा नीति को यदि हम इम्प्लीमेंट, जिसको लागू करने का तरीके से लागू कर दें, समय में लागू कर दें, तो हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे SS सारंगदेव साहब, हमें खूब समय दिया, आदरणीय भाई साहब चरण स्पर्श आपको, और आपने इतना समय दिया, ज्ञान दिया, मेरा भी ज्ञान बढ़ा। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सर। भंवरलाल जी गुजर साहब हैं, कुल प्रमुख हैं। आदरणीय भाई साहब, जैसा कि आप लोग सभी, पूरा आपका स्टाफ, तो ये आपका स्वागत करने भी खड़ा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों किया जा रहा है इसमें? आप करेंगे। मैं भंवरलाल गुर्जर, कुल प्रमुख, जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ कुल उदयपुर। ये विश्वविद्यालय
जो है हमारी मातृ संस्था जो है राजस्थान विद्यापीठ कुल, उसका मैं कुल प्रमुख हूँ। और विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर एस सारंगदेव साहब जो है पिछले 9 साल से इस वीसी के पद पे काम कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी मजबूती से इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया है, कई समस्याओं से निकाला है। अब उसका वर्णन करूँ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और इनकी अच्छी कार्यशैली को देखकर, इनके अच्छे कार्यों को देखकर पुनः इनका एक 5 साल का टर्म नियमानुसार ये इनको मिला है, इसलिए मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं अरुण जी। अबे वाह भाई साहब, आदरणीय, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।